Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss a very important and current topic, and the name of the topic is 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। आज की क्लास में हम लोग 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बातचीत करेंगे। देखो, मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहूंगा, इसमें सीधे सीधे हम लोग बात करते हैं। तो सीधी बात यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो भारतीय संविधान का 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इस अधिनियम का बिल नंबर क्या है या विधेयक नंबर कौन सा है, तो आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका बिल है 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 127वां संविधान संशोधन विधेयक। तो पहले तो आप इन दोनों का अंतर समझ लो, इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। देखो, बिल क्या है? बिल है एक प्रकार का प्रपोजल या प्रस्ताव। तो भाई, किस बात का प्रस्ताव? इन डेमोक्रेसी to frame any new rules or to repeal it or to alter it, some proposals are proposed by our legislatures and this proposal is called as bill। कि जो आपका लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में विधायिका के सदस्य किसी भी नए नियम कानून को बनाने या उसमें परिवर्तन करने या उसको निश्चित करने के लिए जो प्रपोजल या प्रस्ताव लेकर आते हैं, उस प्रस्ताव को हम लोग कहते हैं बिल या विधेयक कहते हैं। उसको हम लोग बिल या विधेयक कहते हैं। तो 26 जनवरी 1950 से जब भारत का संविधान लागू हुआ, वहां से लेकर अभी तक भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए, उसके प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए 127 इस प्रकार के प्रस्ताव भारत की संसद में लाए जा चुके हैं। और इस तरीके से 127वां संविधान संशोधन विधेयक आपका मतलब हो गया कि यह प्रस्ताव था जो भारत के संविधान में संशोधन लाया गया, और प्रस्ताव की संख्या है 127, 127। अब देखो, there is no any certainty and surety that each and every proposals will be accepted by our parliamentarians। यह जरूरी नहीं है कि जितने विधेयक लाए जाएंगे, उन सभी विधेयक को हमारी संसद स्वीकृति ही प्रदान कर देगी। तो संसद क्या करती है? जब विधेयक को संसद स्वीकृति प्रदान कर देती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको पास कर देती है, तो जब पारित हो जाता है तो वह बन जाता है एक्ट या अधिनियम। वो बन जाता है एक्ट या अधिनियम। जैसा कि आपको बताना चाहूंगा, 127वां संविधान संशोधन पहले 10 अगस्त को लोकसभा में लाया गया, फिर 11 अगस्त को यह राज्यसभा में आया, और इसके बाद 18 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति ने इस पर साइन बना दी। तो भारत के संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन तीनों के साइन बनाने के बाद यह क्या बन गया? इट बिकम्स एन एक्ट। यह हो गया अधिनियम। और यह जो अधिनियम है, जो 127 में से अभी तक अधिनियम जो पारित हुए हैं, वो 105वां है। तो यह हो गया 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो भारतीय संविधान में आपसे पूछा जाए कि अभी तक
टिल डेट कितने संविधान संशोधन हो चुके, तो आंसर हो जाएगा 105 संविधान संशोधन। चलिए हम लोग बात करते हैं 105वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, इसमें भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया और क्या किया गया। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो परिवर्तन किया गया इसकी क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि भाई संशोधन बिना जरूरत के तो हम करेंगे नहीं। तो व्हाई वी मेड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो आपका जो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 342A3, और साथ ही साथ 366 26C में भी कुछ अमेंडमेंट या संशोधन किए गए। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो अनुच्छेद 342A है, इसमें 342A आपका 1 हो गया, 342A2 हो गया, और ये 342A3 हो गया। 342वां 342A1 और A2, इसे हम लोगों ने 102वां संविधान संशोधन 2018 में भारत के संविधान में जोड़ा था। और इसको जोड़ने का उद्देश्य यह था कि 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ख के माध्यम से जिस ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट को अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा, वो अदर बैकवर्ड कास्ट कौन होगा। तो एक प्रकार से आपको बताना मैं चाहूंगा कि जो 342A और 342A1 A2 है, यह भारत के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को यह क्या करता, अधिकार दे रहा था। यह 342A यह भारत के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को एम्पावर करता है कि भारत के राष्ट्रपति यूनियन टेरिटरीज मतलब संघ शासित प्रदेश की स्थिति में स्वयं, और यदि भारत के राज्य हैं, स्टेट्स हैं, तो राज्यों की स्थिति में वह भारत के राज्यों के राज्यपाल या गवर्नर से सलाह लेकर उनके परामर्श पर वह किसी भी वर्ग को ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के रूप में चिन्हित कर सकेंगे। और आगे 342A2 में यह जोड़ दिया गया था कि जिन्हें राष्ट्रपति जिस वर्ग को ओबीसी मतलब ओबीसी सब वहां लिखा नहीं है, वहां लिखा हुआ है एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड, कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग मतलब जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़े वर्ग में को जिसे राष्ट्रपति चिन्हित करेंगे या जिसे राष्ट्रपति निर्दिष्ट करेंगे, उन निर्दिष्ट को किसको उस लिस्ट में शामिल करना है और किसको बाहर निकालना है, यह काम होगा भारत की पार्लियामेंट या संसद को। चिन्हित करेंगे भारत के राष्ट्रपति और उसको निकालना, बाहर करना या उसको लिस्ट में शामिल करना, इसके लिए यह कौन करेगा, तो भारत की संसद के माध्यम से किया जाएगा। अब देखो 342A3 जोड़ दिया गया 105वां संविधान संशोधन के माध्यम से।
अब इसमें यह लिख दिया गया कि यदि राज्य चाहेंगी तो राज्य भी जहां प्रेसिडेंट था वहां पर अब क्या हो जाएगा कि भाई केंद्र अपना लिस्ट बनाएगी, लेकिन अगर राज्य चाहेंगे तो राज्य क्या करेंगे, स्टेट भी अपना लिस्ट, अपना ओबीसी का लिस्ट स्टेट भी मेंटेन कर सकती है। और 366(26) में यह लिखा हुआ है कि शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन होगा, जिसे राष्ट्रपति चिन्हित निर्दिष्ट करेंगे, या जिसकी परिभाषा अनुच्छेद 342A में दी हुई है। अब वहां पर यह कह दिया गया कि यह परिभाषा 1, 2, 3 में, मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा भी चिन्हित और राज्यों के द्वारा भी चिन्हित जो व्यक्ति होगा वह वास्तव में वह ओबीसी कैटेगरी में या शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के रूप में माना जाएगा। सीधी बात करें हम लोग तो सीधी सी बात यह है कि 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में अनुच्छेद 342A में एक उपखंड 3 जोड़ दिया गया है, जिस उपखंड के माध्यम से भारत के राज्यों की सरकारों को अधिकार मिल गया है कि वे अपने शैक्षणिक एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए ओबीसी का कोटा, ओबीसी की लिस्ट जो है खुद से मेंटेन कर सकेंगे। अब यहां पर सवाल आ गया कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, 105वें संविधान संशोधन की जरूरत क्यों आन पड़ी। आइए हम लोग इस पर बातें करते हैं। यह जो संविधान संशोधन अधिनियम है, इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य के महाराष्ट्र राज्य के एक गांव की घटना से है। गांव का नाम है कोपराड़ी, जो अहमदनगर जिले में स्थित है। 9 अगस्त 2016 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपराड़ी गांव में एक 15 वर्ष की मराठी लड़की के साथ में व्यभिचार हुआ, उसका रेप किया गया। और उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू हुए, और खास करके आंदोलन शुरू हुआ औरंगाबाद जिले से। औरंगाबाद जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया गया, और वह आंदोलन शुरू किया मराठा क्रांति मोर्चा ने। मराठा क्रांति मोर्चा ने एक आंदोलन शुरू कर दिया, और उसने यह लोगों के सामने इस बात को रखना शुरू कर दिया कि मराठे चूंकि शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, इस कारण से उनके साथ में इस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है, अतः मराठों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। और देखते देखते मराठी क्रांति मोर्चा ने कुल मिलाकर के 58 रैलियां आपके महाराष्ट्र में की। जब महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र के अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन से इस बारे में राय मांगी, तो उनका यही कहना था कि मराठियों के बारे में विचार किया जा सकता है, क्योंकि वास्तव में पिछड़े हुए लोग समझ में आते हैं। उस प्रकार से क्या किया गया कि 2018 में उस समय की जो सरकार थी, उसके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने
फडणवीस की सरकार ने एमजी गायकवाड़ के नेतृत्व में एमजी गायकवाड़ कमेटी या एमजी गायकवाड़ समिति का गठन किया। इस समिति में कुल 11 सदस्य रखे गए और इस समिति को जिम्मेवारी दी गई कि अब जांच करके बताओ कि मराठों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है कि नहीं, और अगर दिया जा सकता है इन्हें कितने % रिजर्वेशन की जरूरत है। बताना चाहूंगा आपको कि पूरे महाराष्ट्र में मराठी भाषियों की संख्या लगभग 68%, मतलब 68% के बराबर है। एमजी गायकवाड़ कमेटी ने रिकमेंड किया कि मराठों को सरकारी एवं नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थाओं में 16% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। और नवंबर 2018 में महाराष्ट्र के राज्य की सरकार ने मराठों को 16% रिजर्वेशन घोषित कर दिया। अब देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि अनुच्छेद 342A(1) में क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि यह काम राष्ट्रपति करेंगे कि किसी भी कास्ट को जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको चिन्हित करने का काम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, मतलब केंद्र की सरकार करेगी। लेकिन यहां मामला तो उल्टा हो गया, राज्य की सरकार ने किया और करके उसने क्या किया, 16% रिजर्वेशन दे दिया। और निश्चित रूप से यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342A(1) का उल्लंघन था। और यही कारण है कि यह मामला हाई कोर्ट में पहले गया। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने, आपके बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन सही है, लेकिन यह रिजर्वेशन होना चाहिए आपके शैक्षणिक संस्थानों में 13% और नौकरियों में 12%। फिर यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 342A(1) और A(2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य की सरकारों को किसी भी वर्ग को अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी के रूप में चिन्हित करने का अधिकार नहीं है और उसे इस प्रकार से रिजर्वेशन देना भी गैर संवैधानिक है। तो केंद्र की सरकार ने क्या किया, केंद्र की सरकार ने इस बात को समझा और इस सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय को उलटने के लिए वह 127वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आई, जो 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में भारत में पारित कर दिया गया। अब यहां पर देखो, मैं आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग यहां पर अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। मैं आपको देखो बताना चाहूंगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुछ जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में पहली बार चिन्हित किया गया था। और फिर 1951 में भारत की सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से लगभग 1100 जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में और 750 जातियों को जनजाति के रूप में चिन्हित कर दिया। लेकिन भारत में मांगे होने लगी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में जो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह आयोग का गठन करें ताकि वह आयोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों की पहचान कर सकें। तो यह हुआ कि इनकी पहचान के लिए कमेटी आयोग बनाया जाए और इस प्रकार से यह निर्णय हुआ कि एक आयोग ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए गठित किया जाएगा अनुच्छेद 340 के प्रावधानों के अनुरूप, जिस आयोग का काम होगा शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में अदर बैकवर्ड कास्ट या अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। 29 जनवरी 1953 को एक आयोग का गठन किया गया था, जिस आयोग को हम लोग कहते हैं काका कालेलकर
कमिटी, इस आयोग को कहा था काका कालेलकर कमिटी। तो आपसे पूछा जाएगा कि अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए जो पहली कमिटी बनाई गई, उस कमिटी का नाम क्या है? उस कमिटी का नाम है काका कालेलकर कमिटी। और इस कमिटी ने अपने रिकमेंडेशन दे दिए 30 मार्च 1955 को, और उसमें इन्होंने क्या किया? 2399 जातियों की पहचान अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी के रूप में किया, और इनके लिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 प्रोफेशनल एजुकेशनल कोर्सेस में अलग अलग परसेंट के रिजर्वेशन की बात की। लेकिन भारत की सरकार ने यह कहा कि आपके जो आंकड़े हैं 1931 वाले आंकड़े हैं, तो उस पर थोड़ा भरोसा कम है, और इस कारण से सरकार ने इस सिफारिश को, इन अदर बैकवर्ड कास्ट के जो लोग थे जिनको चिन्हित किया गया था, उसकी सिफारिश को नहीं माना। फिर क्या हुआ कि भारत में इस पर राजनीति चलती रही, और इसके बाद जब 1977 में नई सरकार आ गई, कांग्रेस के से भिन्न, वह सरकार थी आपकी संयुक्त मोर्चा की सरकार, सॉरी जनता पार्टी की सरकार। और ये जनता पार्टी की सरकार थी, इसने जैसा कमिटमेंट किया था, अकॉर्डिंग टू दैट कमिटमेंट ए न्यू कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर बिंदेश्वरी मंडल एंड द कमिटी वाज कॉल्ड एज मंडल कमीशन। तो एक कमीशन बनाया गया था, उसका नाम है मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन बनाया गया, और यह कमीशन बना था 1 जनवरी 1979 को, 1979 को। इसने 30 दिसंबर 1980 को अपने रिकमेंडेशंस दिए। 22 भारांकों के माध्यम से, वेटेज के माध्यम से इसने भारत में 3343 जातियों की पहचान अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी के रूप में किया, जो भारत की कुल जनसंख्या के इसके हिसाब से 52% या 52% है। और इसमें इसने ये भी कहा कि ये जो 3743 जातियां हैं, ये जातियां भारत के 52% को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन चूंकि भारत में रिजर्वेशन एम.आर. बालाजी के केस में कह दिया गया था कि 50% से ऊपर होगा नहीं, तो पहले से ही आपका 15% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को, 7.5% शेड्यूल ट्राइब को मिल रहा था। तो कहा गया कि 27% रिजर्वेशन आपको अदर बैकवर्ड कास्ट को देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट तब तक बदल चुकी थी, इंदिरा गांधी सरकार आ गई थी, इसलिए सिफारिश को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन जब आपकी 1989 में नई सरकार आ गई, संयुक्त मोर्चा की सरकार आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में, तो इस सरकार ने क्या किया? 13 अगस्त 1989 को एक अधिसूचना निकालकर भारत में 3743 जातियों को 27% का रिजर्वेशन दे दिया। मामला यह भी कोर्ट में गया, और इंदिरा साहनी के मामले में 1992 में इसका जो फैसला आया, इंदिरा साहनी के मामले उसका जो 1989 नहीं बल्कि यहाँ पर 90 होगा, वेरी सॉरी। तो 1990 में आपकी सरकार ने 13 अगस्त 1990 को नोटिफिकेशन निकाल करके इन 3743 जातियों को 27% रिजर्वेशन दिया था। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी के मामले में फैसला दिया, और उस फैसले में उसने यह कहा कि 27% दिया गया रिजर्वेशन, इनको ओबीसी को दिया गया रिजर्वेशन सही है, लेकिन रिजर्वेशन की लिमिट 50% से अधिक नहीं हो सकती है। अब आपको मैं यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो 3743 जातियां आपकी ओरिजिनली थी, आज इसकी संख्या केंद्र की सरकार समय समय पर इसमें परिवर्तन करती रही, और इस परिवर्तन के पीछे जहां तक मेरी खुद की मान्यता है, सद्भावनाएं कम और दुर्भावनाएं ज्यादा रही है। मतलब कि सरकार में जो पार्टियां हैं, जो पार्टियां रही, वे अपने राजनीतिक भविष्य को चमकाने के लिए इसकी लिस्ट में वृद्धि करती चलेगी, और लिस्ट बढ़कर यह हो गया है अब 5000 ओबीसी में, सेंट्रल लिस्ट में कुल 5013 जातियां आपकी शामिल हैं। तो यह लिस्ट मेंटेन करती है केंद्र की सरकार, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) में
के अनुसार जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है, और 16(4) के अनुसार सरकारी नौकरियों में उनके रिजर्वेशन का प्रावधान है। चिन्हित इनको कहां से किया जाता है, तो अनुच्छेद 342(1) में लिखा गया कि इसको चिन्हित करेगी केंद्र की सरकार। लेकिन अभी 105वें संविधान संशोधन में यह हो गया कि राज्य की सरकारें अपनी राज्य की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए इनको चिन्हित करने का कार्य कर लेगी। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश बैकवर्ड कास्ट कमीशन, आपको जानकारी होनी चाहिए कि अनुच्छेद 338 ख में अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन का प्रावधान किया गया है। तो अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन आपका केंद्र का भी है और राज्यों का भी है। तो राज्य के जो अदर बैकवर्ड कमीशन है, उसको यह बताया गया कि आप कुछ जातियों की पहचान करिए अदर बैकवर्ड कास्ट के रूप में। जहां तक देखो उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश में केंद्र में कुल 79 जातियां 79 कास्ट शामिल है आपके अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी के रूप में। और अभी अभी जो उत्तर प्रदेश अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन है, उसने 39 अन्य जातियों को भी चिन्हित किया है इस लिस्ट में शामिल करने के लिए। इसमें 39 और जातियों को इसमें शामिल करने के लिए चिन्हित किया है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिसमें जायसवाल राजपूत हैं, रूहेला हैं, आपका मुस्लिम कायस्थ हैं, अग्रहरी हैं, बर्नवाल हैं, बाकेसरवानी है, मुस्लिम शाह हैं। तो ऐसे कुल 39 जातियों को यहां पर शामिल करने की बात की जा रही है। अब देखो मेरी मान्यता यह है कि लिस्ट जितनी लंबी होगी, जितनी अधिक जातियां इसमें आएंगी, परिणाम यह होगा कि रिजर्वेशन देने का क्या होता है उद्देश्य होता है कि समाज में जो व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, क्योंकि देखो भारत की जो सामाजिक संरचना है, इस सामाजिक संरचना में कुछ जातियां सामाजिक रूप से पिछड़ गई, और उसका परिणाम क्या हुआ कि वह आर्थिक और शैक्षणिक रूप से भी पीछे हो गई। तो वह जीवन के रेस में मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, वे जीवन के मुख्य धारा में शामिल होकर के राष्ट्र निर्माण में वह सहयोग करें। तो यह उद्देश्य है आपके रिजर्वेशन देने का। लेकिन अगर आप लिस्ट बढ़ाते चले जाएंगे, और जाहिर सी बात है राज्य की सरकारों को भी आपने यह मौका दे दिया कि आप किसी को भी इसमें शामिल कर लो और किसी को बाहर निकाल दो, तो जाहिर सी बात है कि जिन जातियों का रिप्रेजेंटेशन, जिनकी संख्या अधिक होगी, वे निश्चित रूप से यहाँ पर, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठियों की संख्या 68% है और बहुसंख्यक भला कब से वह दबा कुचला होने लगा। तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में यह लिस्ट बढ़ेगी, और लिस्ट बढ़ेगी तो जो जातियां पहले से उसमें इंक्लूडेड हैं, आपको बताना मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो 79 जातियां, उसमें 9 हैं जिसको बैकवर्ड कास्ट माना गया है। आपका 37 हैं जो है मोर बैकवर्ड कास्ट, और जो 33 हैं उसको माना गया मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। तो जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं उनको अगर आरक्षण मिलता है तब तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्य लोगों को भी अगर आरक्षण की श्रेणी में रखेंगे हम, तो जाहिर सी बात है आरक्षण का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य विफल हो जाएगा। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि मंदिर मस्जिद की बेजान दीवारों के लिए कब तक निरीहों के सर यूं ही कटते रहेंगे, और जात पात की जंग में कब तक श्री राम यूं ही जलते रहेंगे। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए सियासी लोगों को भी अब कोई सबब होना चाहिए कि बहुत बढ़ चुकी है धरती, अब बंटवारे के सिद्धांत जलाए जाने चाहिए, अब बंटवारे के सिद्धांत जलाने चाहिए। आरक्षण का प्रावधान उस माँ की तरह होना चाहिए कि जो माँ के सभी बच्चे हैं, माँ अपने सभी बच्चों पर बराबर ख्याल रखती है, लेकिन जो बच्चा दिव्यांग है, जो फिजिकली मेंटली हैंडीकैप्ड है, माँ क्या करती है उस पर विशेष ध्यान देती है। तो वहां पर कोई अन्याय नहीं होता, और माँ का इंटेंशन होता है कि सभी बच्चों का विकास हो, लेकिन सभी बच्चों में एकता बनी रहे। जिस दिन माँ का यह इंटेंशन हो जाएगा कि हमारे जो बच्चे हैं उसमें से मैं किसी एक बच्चों को ज्यादा तवज्जो दूंगी,
उसकी शक्ति बढ़ाऊंगी ताकि समय के साथ वो हमारे साथ खड़ा हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो माँ नहीं रह जाएगी। स्टेट मस्ट बी लाइक ए मदर, राज्य को माँ की तरह होना चाहिए। और आरक्षण जो है वो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रावधान होता है किसी भी राज्य में, लेकिन उसके पीछे जो निहितार्थ होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, वो उद्देश्य की पूर्ति अगर होती है तब तो आरक्षण सही है, नहीं तो आरक्षण प्रतिभाओं का कब्रिस्तान बना देती है। देखो, आरक्षण पर हम लोग किसी नेक्स्ट में बात करेंगे, कम से कम 5-6 घंटे का की ये चर्चा होगी और मैं आपके लिए एक लंबा वीडियो बनाऊंगा इस पर निश्चित रूप से। अभी मेरा सिर्फ उद्देश्य था आपको 105वां संविधान संशोधन अधिनियम को समझा देना। और निश्चित रूप से मैंने एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करा देता हूं। देखो, आपसे जब पूछे कि 105वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 342 ए और 366 26 सी में संशोधन किया गया। पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या, इससे होगा क्या, तो आपको बताना है इसका उद्देश्य यह है कि अब राज्य की सरकारें भी अपने सरकारी उद्देश्यों के लिए, मतलब शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण की बात हो या फिर सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात हो, तो उसके लिए वह अपना एक ओबीसी का स्टेट लिस्ट मेंटेन कर सकेंगी। और बाकी बात अलग से मैं आपको आरक्षण का एक बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।